हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट पढ़ाई में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग इकोसिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन देखो अपना नीट 2019 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्यतः उल्टा होता है? पहला है समुद्र में जैव भार का पिरामिड। तो देखो, आप लोगों को पता होगा कि जो जलीय पारितंत्र के जो जैव भार के पिरामिड होते हैं वो सामान्यतः उल्टे ही होते हैं। क्यों? क्योंकि जो मछलियों का जैव भार है वो फाइटोप्लैंक्टन से ज़्यादा होता है। तो यानी कि इसका अपना आंसर तो आ चुका है ए अपना करेक्ट होगा। समुद्र का या फिर जलीय जैव भार के पिरामिड उल्टे होते हैं। इसके बाद दे रखा है बी, घास में संख्या का पिरामिड, वन में जैव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड जो है वो सीधे होते हैं। और एक पॉइंट याद रखना कि ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं, कभी उल्टे होते ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीट 2018 का क्वेश्चन है, फिर से पारिस्थितिकी पिरामिड का क्वेश्चन है और बोल रहा है कि आंकड़ों से किस प्रकार का पारिस्थितिकी पिरामिड प्राप्त होता है। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं पारिस्थितिकी पिरामिड की बात करूँ तो उसमें आप लोगों को पता होगा जो आधार या बेस के ऊपर उत्पादक होता है, उसके ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता, उसके ऊपर द्वितीयक उपभोक्ता होता है और सबसे ऊपर सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से देखो यहाँ पर डाटा दे रखे हैं। प्राथमिक उत्पादक यानी बेस पे 10 ग्राम, उसके ऊपर 60 ग्राम यानी ज़्यादा है, और जो द्वितीयक उपभोक्ता है उससे भी ऊपर 120 ग्राम दे रखा है, तो ये और भी ज़्यादा है। यानी कि ये जो अपना पिरामिड बनेगा ये उल्टा पिरामिड बनेगा, मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो उल्टा पिरामिड हम लोगों को ऑप्शन में देख लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, एक क्या है, संख्या का सीधा पिरामिड। तो ये सही है या गलत? गलत, क्योंकि हम लोगों को डाटा के हिसाब से जो हमारा पिरामिड आ रहा है वो उल्टा आ रहा है। इसने सीधा बोला तो ए अपना नहीं होगा। बी देखो, ऊर्जा का पिरामिड, अभी मैंने बताया था कि ऊर्जा का जो पिरामिड है वो हमेशा सीधा होता है, कभी उल्टा होता ही नहीं है, और हमें उल्टा पिरामिड चाहिए, तो ये भी गलत होगा। सी है जैव मात्रा का उल्टा पिरामिड, तो ये बिल्कुल हो सकता है उल्टा पिरामिड, और उल्टा ही है तो सी अपना करेक्ट होगा, क्योंकि डी में भी सीधा पिरामिड दे रखा है, तो इसका अपना आंसर सी होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, नीट 2017 का क्वेश्चन है। किसी पारितंत्र में अधिकतम जैव भार होता है, इनमें से कौन से पारितंत्र में मैक्सिमम जैव भार है? पहला है वन पारितंत्र, दूसरा है घास स्थल पारितंत्र, तीसरा है ताल पारितंत्र और चौथा है झील पारितंत्र। तो इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा जैव भार होता है वो वन पारितंत्र में होता है, तो ए अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गहरे समुद्र के उष्ण जल वेंट पारितंत्र में प्राथमिक उत्पादक कौन होता है? तो यहाँ पर जो उष्ण जलीय जो वेंट है इनमें जो रसायन संश्लेषी या कीमोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया है वो क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो इसका कौन सा आंसर होगा? डी, जिसमें है रसायन संश्लेषण जीवाणु, तो डी सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक नग्न चट्टान पर अग्रगामी जीव के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा आएगा? तो ये देखो, इतने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं इस चैप्टर से। चट्टान पर जो है अग्रगामी जीव समुदाय लाइकेन आते हैं। ठीक है, तो लाइकेन कौन से में? सी में, तो सी अपना करेक्ट होगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, और भी इजी क्वेश्चन है। इकोसिस्टम पारितंत्र शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो किसने दिया था? एजी टेंसले ने दिया था पारितंत्र शब्द, और पारितंत्र की खोज जो है वो 1935 में एजी टेंसले द्वारा ही की गई थी। तो इसका अपना सही आंसर क्या होगा? डी, एजी टेंसले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के दौरान क्या होता है? देखो, पहला है इसकी प्राथमिक प्रावस्था में नया जीवीय समुदाय बहुत तीव्र गति से स्थापित होता है। सही है या गलत? मैं कह सकता हूँ गलत है, क्योंकि जो नया जीवीय समुदाय है प्राथमिक अवस्था या प्राथमिक अनुक्रमण में धीमे गति से स्थापित होता है। और आप लोगों को पता होगा कि प्राथमिक अनुक्रमण ऐसा अनुक्रमण होता है जो कि नग्न चट्टान या फिर ऐसे स्थानों पर होता है जहाँ पर पहले से कोई जीव ना हो। और द्वितीयक अनुक्रमण की बात करूँ तो द्वितीयक अनुक्रमण ऐसा अनुक्रमण होता है जिसमें पहले से कोई जो है
आवास मौजूद था, कोई जीव मौजूद था, वहाँ पर द्वितीय अनुक्रमण होता है। जैसे कि किसी जंगल में आग लगने से नष्ट हुए जंगल है, वहाँ पर जो अनुक्रमण होगा वो द्वितीयक अनुक्रमण होगा। तो ये जो है 2 टाइप का अनुक्रमण होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। ठीक है, प्राथमिक अनुक्रमण धीमा होता है, द्वितीयक अनुक्रमण तेज होता है। क्लियर है। अगला ऑप्शन देखो, जंतुओं की संख्या और किस में जो है वो स्थिर रहती है अनुक्रमण में, कोई ज़रूरी नहीं है, तो बी भी गलत है। सी देखो, उस समुदाय में होने वाले परिवर्तन के कारण पर्यावरण में साम्य के समीप होता है, पूर्वगामी समुदाय होता है। तो ये सही है या गलत? मैं कह सकता हूँ गलत है। क्यों? क्योंकि जो साम्य के समीप होता है वो चरम समुदाय होता है, ना कि पूर्वगामी समुदाय। तो सी भी गलत है, यानी इसका अपना आंसर जो है वो डी करेक्ट होगा। देखो क्या है डी, किसी स्पीसीज की संगठना में क्रमिक और पहले से बताए जा सकने वाले परिवर्तन किसी एक क्षेत्र में होते हैं, बिल्कुल। तो डी अपना सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बाद अपना, ज़्यादातर जंतु जो गहरे समुद्र में रहते हैं वे होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, अपरदभोजी या प्राथमिक उपभोक्ता। तो देखो, जो गहरा पेंदा है वो होता है बेंथिक जोन या बेंथिक क्षेत्र एरिया, और इस बेंथिक एरिया में बेंथिक जीव पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होता है उसको अपघटन करते हैं। ठीक है, जो पानी के जो जीव है वो मरने के बाद पेंदे में बैठेंगे और वहाँ पर जो कार्बनिक तत्व इकट्ठा होगा उनका जो यही अपरदभोजी या अपमार्जक के रूप में उनको सफाया करते हैं। तो अधिक गहरे समुद्री जल में क्या पाए जाएंगे? अपरदभोजी या फिर अपमार्जक पाए जाएंगे। ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा होगा? सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस में दोनों युग्मों में सही संयोजन है? तो इसमें हम लोगों को गैसीय पोषण चक्रण और अवसादी पोषण चक्रण कौन कौन से होते हैं वो बताना है। तो देखो, गैसीय पोषक चक्रण की बात करूँ तो ये जो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन साइकिल है, ये गैसीय पोषण चक्रण में आते हैं। इसके अलावा जो सल्फर और फॉस्फोरस ये जो चक्र है ये अवसादी पोषण चक्र में आते हैं। इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम लोगों को याद रखनी है वो रखनी है सल्फर चक्र। सल्फर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सल्फर अवसादी और गैसीय दोनों तरह का पोषण चक्रण रखता है। ठीक है, तो नेट में सीधा क्वेश्चन आ सकता है, निम्न में से कौन सा पोषक चक्रण गैसीय और अवसादी दोनों है? तो कौन सा होता है? सल्फर चक्रण। लेकिन जब क्वेश्चन पूछे तभी हम लोगों को बताना है, वरना हम लोग सल्फर को क्या मानेंगे? अवसादी चक्र मानेंगे। ठीक है, तो ये देखो, गैसीय पोषण चक्र में कार्बन और सल्फर, बी है। अवसादी में नाइट्रोजन बोला है, तो ये गलत है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो केवल गैसीय होता है। बी देखो, गैसीय पोषण चक्र में नाइट्रोजन और सल्फर, तो ये भी गलत होगा। सी देखो, गैसीय पोषण चक्र सल्फर फॉस्फोरस, गलत है, क्योंकि सल्फर फॉस्फोरस अवसादी है। डी देखो, गैसीय पोषण चक्र कार्बन और नाइट्रोजन, बिल्कुल, और अवसादी पोषण चक्र सल्फर और फॉस्फोरस, तो डी अपना करेक्ट होगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में फॉस्फोरस चक्र को सरलीकृत मॉडल नीचे दिया गया है, जिसमें 4 खाली ए से डी हैं, इन्हें पहचानिए। तो देखो, ये है फॉस्फोरस चक्र, और आप लोगों को पता होगा कि फॉस्फोरस चक्र का जो कुंड होता है या सोर्स होता है वो होता है चट्टाने, यानी कि इसमें जो बी जो दे रखा है वो है चट्टाने, और चट्टानों से जो है बरसात के थ्रू और पानी के थ्रू जो है वो फॉस्फोरस निकलकर मृदा विलयन में मिलती है, और इस मृदा विलयन से इन्हें जो है कौन ग्रहण कर लेगा? जो उत्पादक, जैसे कि प्लांट वगैरह इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो उत्पादक इसे ग्रहण करेंगे, और फिर ये उत्पादक जो है उपभोक्ता द्वारा खा लिए जाएंगे। जैसे कि प्लांट को बकरी, हिरन वगैरह जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो खा लेता है, तो जो है सी से जो है ये इनको उपभोक्ता ग्रहण कर लेगा। इसके अलावा जब प्लांट मरता है, ठीक है, तो मरता है तो उसका जो जैव भार है वो किस में बदल जाता है? अवरद में, अपरद में, तो ए जो है वो अपरद होगा। तो इस तरीके से हम लोगों को चुनना है। तो बी जो है वो क्या है? चट्टान। सी जो है वो उत्पादक है, ए जो है वो अपरद है, और जो डी है
वो क्या होगा, देखो इसमें ऐसा ऑप्शन देख लो, 1 में अपरद था, ए में अपरद, 2 में चट्टान, 3 में उत्पादक और 4 में करकट। तो ऐसा ऑप्शन जो है अपना सी आ रहा है, ठीक है, तो सी अपना करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, यदि 20 जूल एनर्जी उत्पादक स्तर पर रोक ली जाती है तो कितनी ऊर्जा भोजन के तौर पर निम्नलिखित श्रृंखला के अंतर्गत मोर को उपलब्ध होगी। तो देखो, अगर आप लोगों ने 10% रूल पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा हर पोस्ट स्तर में जो है, हर पोस्ट स्तर से अगले पोस्ट स्तर में जो एनर्जी है वो केवल 10% ही जाती है, जिसे हम लोग दशांश नियम 10% रूल कहते हैं। और ये जो 10% रूल है वो आप लोगों को पता होगा किसने दिया था, लिंडमैन ने दिया था, ठीक है। तो लिंडमैन ने 10% रूल दिया था, दशांश नियम दिया था, जिसमें हर पोस्ट स्तर से अगले पोस्ट स्तर में 10% एनर्जी जाएगी, ये उसने कहा था। तो इसमें देखो, उत्पादक यानी पौधे जो कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलते हैं, ठीक है। तो पौधों में 20 जूल एनर्जी दे रखी है, इसका मतलब इसके आगे यानी चूहे में जो है इसका केवल 10% ही जाएगा, और 20 जूल का 10% 2 जूल होगा, ठीक है। मतलब 2 जूल एनर्जी चूहे में जाएगी, और इस चूहे के 2 जूल एनर्जी में से इसका 10% अगले पोस्ट स्तर यानी सांप में जाएगा। तो 2 जूल का 10% कितना होगा, 0.2 जूल, और इस 0.2 जूल का 10% जो है वो अगले पोस्ट स्तर यानी मोर में जाएगा, जो कि हम लोगों को बताना है कि मोर में कितनी ऊर्जा जाएगी। तो 0.2% का 10% कितना होता है, 0.02%। तो कौन सा आंसर होगा अपना, 0.02 जूल एनर्जी मोर में जाएगी। तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो, इसके बाद नीट 2013 का क्वेश्चन है कि फॉस्फोरस का प्राकृतिक भंडार कौन है। तो अभी हम लोगों ने बात की थी कि फॉस्फोरस सल्फर अवसादी चक्कर है, जिसमें सल्फर जो है वो अवसादी और गैसीय दोनों चक्कर के अंतर्गत आता है, और इनका जो भंडार है फॉस्फोरस और सल्फर का वो क्या होता है, चट्टानें होती है। चट्टानों को हम लोग क्या कहते हैं, सेल। तो सी अपना करेक्ट होगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर चलें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी समय पर किसी दिए गए क्षेत्र में एक पोषण स्तर पर जैव पदार्थों की मात्रा क्या कहलाती है। तो इसे हम लोग खड़ी फसल कहते हैं। अगर जैव पदार्थ या जीवित पदार्थों की मात्रा की बात करें तो खड़ी फसल, और अजैव पदार्थों की मात्रा कहे तो खड़ी स्थिति या खड़ी अवस्था। तो अगर अजैव पदार्थ कहता तो खड़ी अवस्था होता है, जैव पदार्थ बोला इसलिए खड़ी फसल। तो अपना कौन सा आंसर होगा, ए करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पूर्ण आपतित सौर विकिरण में PAR का अनुपात कितना होता है। तो पूर्ण आपतन सौर विकिरण में से जो प्रकाशिक सक्रिय जो किरणें हैं उनका अनुपात 50% होता है, ठीक है। तो 50% जो है वो अपना एक ही ऑप्शन है सी, जो कि 50% से कम दे रखा है। तो 50% या उससे थोड़ा कम, ठीक है। तो सी अपना करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द्वितीय अनुक्रमण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो अभी एक क्वेश्चन में बात भी की थी हम लोगों ने, द्वितीयक और प्राथमिक अनुक्रमण दोनों की बात की थी। यहाँ पर द्वितीयक अनुक्रमण की बात करना है। पहला है नग्न चट्टान पर प्रारंभ होता है। नग्न चट्टान मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर पहले से कोई जीव नहीं था, तो वो ऐसा अनुक्रमण क्या कहलाता है, प्राथमिक अनुक्रमण कहलाता है। तो ए तो अपना नहीं होगा। बी देखो, यह एक जैसी जगह पर होता है जो वन विनाश के उपरांत उत्पन्न हुई है। तो ऐसी जगह जहाँ पर पहले वन थे उनका विनाश हुआ, और उस जगह जो अनुक्रमण होगा वो द्वितीय अनुक्रमण होगा। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब अपना इसका आंसर जो है वो बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नीट 2021 में आया हुआ है। समीकरण है GPP माइनस R बराबर NPP में R किसे निरूपित करता है। तो देखो यहाँ पर GPP की फुल फॉर्म है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी,
हिंदी में इसे हम लोग सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। और इसमें से जब हम लोग आर शोषणीय हानि जिसे हम लोग कहते हैं, आर यहाँ पर शोषणीय हानि को डिनोट करता है। और जब हम लोग सकल प्राथमिक उत्पादकता में से शोषणीय हानि को घटाते हैं तो हमारे पास आता है एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। तो यहाँ पर हम लोगों को बताना है आर क्या बताता है, तो आर शोषणीय हानि को बताता है। इस हिसाब से अपना कौन सा आंसर जाएगा, ए शोषणीय हानि। इसी क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ी सी बात और करूं तो यहाँ इस समीकरण से हमें ये पता लग रहा है कि जो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता है वो सकल प्राथमिक उत्पादकता में से शोषणीय हानि घटाने से प्राप्त होता है। इसका मतलब जो सकल प्राथमिक उत्पादकता है वो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता से अधिक होती है, ये मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल क्लियर है ना। अगले क्वेश्चन पर चलें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो नीट 2020 में आया हुआ, एक पारितंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है कि सकल प्राथमिक उत्पादकता सदैव हमेशा नेट प्राथमिक उत्पादकता से अधिक होती है। तो बिल्कुल अभी हम लोगों ने इसकी बात भी की थी, तो ये अपना करेक्ट आंसर है और सही हम लोगों से पूछा था। और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देखो, नीट 2021 का क्वेश्चन है, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कैल्शियम जैसे पोषकों की मृदा में मात्रा किसी दिए गए समय में कैसे संदर्भित की जाती है। स्थायी फसल, चरम अवस्था, चरम समुदाय, स्थायी अवस्था। तो देखो ये जो है क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस वगैरह जो है मैं कह सकता हूँ अकार्बनिक तत्व है, अकार्बनिक पोषक तत्व है। और अकार्बनिक पोषक तत्व किसी दिए गए समय में जो अकार्बनिक पोषक तत्वों की जो संख्या होती है उसे हम लोग स्थायी अवस्था या स्थायी स्थिति कहते हैं। तो अपना कौन सा आंसर होगा, डी करेक्ट होगा। ठीक है। अगर इसी की जगह जैव पोषक तत्व कहता है तो वो स्थायी फसल हो जाता। पहले भी हम लोगों ने बात की थी। क्लियर है क्वेश्चन। और इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।